क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 40% कम कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। प्रश्न में यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक है ए और दूसरा है बी। ए के लिए कहा गया है कि अगर ए किसी कार्य को करता है ना, तो कार्य को समाप्त कर देता है और समाप्त करने में कितना समय लगता है, 18 दिन का समय लगता है। और प्रश्न में पूछा ये गया है कि कार्य तो वही है जिस कार्य को ए कर रहा है, लेकिन अगर इसी कार्य को बी अकेला करे तो कितना समय लगेगा बी को कार्य करने में, उस कार्य को पूरा करने में। जैसा कि ए के लिए दिया हुआ है कि ए अकेला उस कार्य को करता है और कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाता है, तो प्रश्न में ऐसा ही पूछा गया है कि बी अगर अकेला उस कार्य को करेगा तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए और बी के बीच में संबंध दिया हुआ है, जिससे हमें ये सहायता मिलेगी कि हम ये पता लगा पाए कि बी जो है वो कितने समय में कार्य पूरा कर पाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ऐसा कहा गया है कि ए की तुलना में बी जो है वो 40% कम कार्य कुशल है। तो इससे आपको क्या समझना है, यानी कि बी की कार्य क्षमता जो है वो कम है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि अगर हम ए और बी को समान समय दें, जैसे कि एक दिन का समय अगर हम यहाँ पर ए और बी को दे कार्य करने के लिए, तो ए जो है वो एक दिन में अगर 100 यूनिट कार्य कर लेगा ना, तो बी जो है ना वो कितना कार्य करेगा, ए की तुलना में 40% कम। क्योंकि ए की तुलना में बी जो है वो 40% कम कार्य कुशल है। अगर कम कार्य कुशल है तो कार्य भी बी से कम ही होगा। अगर ए जो है वो एक दिन में 100 यूनिट कार्य करेगा, तो बी जो है वो 40% कम, यानी कि यहाँ पर बी जो है वो 60 यूनिट कार्य ही कर पाएगा एक दिन में। तो इस तरह से यहाँ पर आपने ये समझा कि ए अगर एक दिन में 100 यूनिट कार्य कर सकता है, तो बी 60 यूनिट कार्य ही कर पाएगा। तो यहाँ पर हम इनके कार्य क्षमता के बीच का अनुपात निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर हम 2 के पहाड़े से अगर काटेंगे तो यहाँ पर ये अनुपात आ जाएगा 5:3। तो यहाँ पर जो ये 5:3 हमने निकाला है, ये अनुपात तो है, लेकिन ये अनुपात है किसका? ये अनुपात है ए और बी की कार्य क्षमता का। कार्य क्षमता से हमें ये पता लगता है कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं या फिर एक घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं। और हमने अनुपात निकाला है, तो इससे हम तुलना कर सकते हैं कि कौन कितना कार्य कर सकता है, यानी कि किसकी कार्य क्षमता अधिक है। जैसा कि आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि अगर ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा, तो बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। तो इस तरह से कार्य क्षमता से हमें ये समझ में आ जाता है। तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पर 5:3 हमने निकाला है ना, तो यहाँ पर अब हम समय का अनुपात भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा ही क्या होता है, समय का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ पर 5:3 है, तो समय का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 3:5। और आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिसकी कार्य क्षमता यहाँ पर अधिक होगी ना, उसको कार्य को करने में कम समय लगेगा। जैसा कि आप अनुपात से समझ ही सकते हो, अगर ए की कार्य क्षमता यहाँ पर 5 है, जो कि बी से अधिक है, क्योंकि बी की कितनी है, 3 यूनिट कार्य करने की है। और आप समय में भी देख पाओगे कि यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कम है, तो बी को समय भी ज़्यादा लग रहा है ए की तुलना में। अगर ए को यहाँ पर 3 यूनिट समय लग रहा है, तो बी को यहाँ पर 5 यूनिट समय लग रहा है। तो यहाँ पर हमने समय का अनुपात निकाला है। समय के अनुपात से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए को कार्य को पूरा करने में 3 यूनिट का समय लगता है, तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में 5 यूनिट का समय लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न में जो वैल्यू दी हुई है, ये ए के बारे में तो दिया हुआ है कि एक जो है वो किसी कार्य को करता है तो उसको 18 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है प्रश्न में, क्योंकि हमने जो अनुपात निकाला है उससे यही तो समझ में आ रहा है कि ए को कितना समय लगता है। ये समय का अनुपात तो है 3:5, तो ए को जो समय लगता है वो 3 यूनिट लगता है और बी को कितना लगता है, 5 यूनिट लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए को 18 दिन का समय लगता है और हमें यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है कि बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप अनुपात से ये समझ सकते हो कि यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू 18 दिन के बराबर है। यहाँ पर 6 का गुणा ही तो किया होगा 3 में, जब भी तो 18 आया होगा ना। उसी प्रकार अगर 5 में हम 6 का ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना समय आ जाएगा, 30 दिन का समय आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर ए जो है वो उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेता है, तो बी की अगर कार्य क्षमता कम है ए की तुलना में, और कितनी कम है, 40% कम है, तो बी को जो समय है
वो ए की तुलना में ज़्यादा ही लगेगा। और कितना ज़्यादा लगेगा, आप देख सकते हो कि 12 दिन ज़्यादा समय लगेगा। और पूरे कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। तो प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार से पूछा जाता, अगर ये पूछा जाता कि बी को कितना अधिक समय लगेगा, तो आंसर होता 12 दिन का अधिक समय लगेगा। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि बी को कितना समय लगेगा, केवल यही पूछा है। तो यहाँ पर 30 दिन का समय लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, यानी कि 3 व्यक्तियों ने चुनाव में भाग लिया था। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। यानी कि 3 उम्मीदवार थे, तो तीनों उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार ऐसा है जो तीसरे स्थान पर रहा है, यानी कि जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं। और उसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं, कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ है। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, विजेता यानी कि जो तीनों में से पहले स्थान पर रहा है, यानी कि जिसको सबसे अधिक वोट मिले और जो जीत ही गया है चुनाव को। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रथम उपविजेता, यानी कि आप ऐसा समझिए कि 3 व्यक्ति है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये इनका स्थान हमने दिया है। तीसरे स्थान पर वह व्यक्ति है जिसको सबसे कम वोट मिले हैं। और फर्स्ट स्थान पर वह व्यक्ति है जो चुनाव में जीत ही गया, यानी कि विजेता है। और यहाँ पर सेकंड स्थान वाले व्यक्ति को कहा जाएगा प्रथम उपविजेता। और यहाँ पर जो थर्ड स्थान पर आने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाएगा द्वितीय उपविजेता। और फर्स्ट नंबर पर आने वाला व्यक्ति क्या है, विजेता। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि 3 व्यक्ति है जिनका स्थान हमने निर्धारित किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो थर्ड स्थान पर व्यक्ति आया है ना, उस व्यक्ति को सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं। जो फर्स्ट स्थान पर व्यक्ति आया है उसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। जो फर्स्ट स्थान पर व्यक्ति आया है वो तो विजेता है। और जो सेकंड स्थान पर आया है, जिसको फर्स्ट स्थान पर आने वाले व्यक्ति से कम वोट मिले हैं और चुनाव को नहीं जीत पाया है, लेकिन सेकंड स्थान पर आने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा प्रथम उपविजेता। और यहाँ पर जो थर्ड स्थान पर आया है व्यक्ति, उसको कहा जाएगा द्वितीय उपविजेता, क्योंकि प्रश्न में ऐसा ही लिखा हुआ है, प्रथम उपविजेता, द्वितीय उपविजेता और विजेता। अब आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 3 उम्मीदवार है जिन्होंने चुनाव में भाग लिया है, तो तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जैसा कि कुल मत अगर 100 यूनिट है ना, तो 100 यूनिट में से 20% यानी कि 20 यूनिट वोट किसको मिले हैं, तीसरे व्यक्ति को मिले हैं। यानी कि जिसका स्थान तीसरा रहा है उसको वोट कितने मिले हैं, 100 यूनिट में से 20 यूनिट वोट मिले हैं। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है कि विजेता और प्रथम उपविजेता, विजेता यानी कि जिसका फर्स्ट स्थान है और प्रथम उपविजेता यानी कि जिसका सेकंड स्थान है, तो इनके मतों का जो अंतर है ना, यानी कि इनको जो वोट मिले हैं उन वोटों का जो अंतर है वो कुल मतों का 20% है। अब आपको पता है कि कुल मत तो कितने हैं, 100 यूनिट है। और 100 यूनिट का अगर 20% निकाला जाएगा ना तो 20 यूनिट आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि जो फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान पर जो व्यक्ति है, तो इनके वोटों का जो अंतर है, यानी कि जो मतों का अंतर है, वो कुल मतों का 20% है। यानी कि इनके मतों का अंतर कितना है, 20 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर हमने थर्ड स्थान वाले व्यक्ति को 20 यूनिट वोट दिए हैं, तो यहाँ पर अगर कुल वोट 100 यूनिट है, तो फर्स्ट और सेकंड को कुल मिलाकर कितने मिलने चाहिए, 80 यूनिट मिलने चाहिए। और कंडीशन ये भी है कि दोनों के जो मत मिले हैं ना, दोनों को, उन मतों में अंतर कितना आना चाहिए, 20 यूनिट आना चाहिए। तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो फर्स्ट स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है उसको मिले होंगे 50 यूनिट, और जो सेकंड स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है उसको मिले होंगे 30 यूनिट। तभी तो आप देख सकते हो कि 50 + 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 में अगर 20 जोड़ा जाएगा, यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 20 यूनिट मिले हैं ना, तीनों के अगर मतों को अगर जोड़ा जाएगा तो 100 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ पर ये कंडीशन भी पूरी हो रही है कि फर्स्ट स्थान पर रहने वाला व्यक्ति और सेकंड स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के जो मतों का अंतर है ना, वो कितना है, 20 यूनिट है। यानी कि कुल मतों का 20% है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न में कंडीशन दी हुई थी उसके आधार पर हमने ये ज्ञात कर लिया है कि जो 3 व्यक्ति यहाँ पर थे जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था, उनको 100 यूनिट में से कितने कितने यूनिट वोट मिले हैं। लेकिन प्रश्न में अब ऐसा कहा गया है कि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 2500 था। अब आपको पता है ना
कि विजेता कौन है और प्रथम उपविजेता कौन है और द्वितीय उपविजेता कौन है। फर्स्ट स्थान वाला व्यक्ति तो विजेता है और यहाँ पर सेकंड स्थान वाला व्यक्ति जो है वो उसको कहा जाएगा प्रथम उपविजेता, और जो यहाँ पर थर्ड स्थान पर आने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाएगा द्वितीय उपविजेता। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का जो अंतर है ना वो कितना है, 2500 है। यानी कि सेकंड स्थान और थर्ड स्थान पर जो आने वाले व्यक्ति है ना उनके वोटों का जो अंतर है वो कितना है, 2500। ये तो प्रश्न के अनुसार है, लेकिन जो वैल्यू हमने यहाँ पर 100 यूनिट मानी है और उसके आधार पर यहाँ पर जो 30 यूनिट यहाँ पर सेकंड स्थान वाले व्यक्ति को वोट मिले हैं और थर्ड स्थान पर आने वाले व्यक्ति को 20 यूनिट वोट मिले हैं, तो यहाँ से आपको ये अंतर दिखाई दे रहा होगा कि कितने यूनिट का अंतर है, 10 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये अंतर किसके बराबर है, 2500 वोट के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 250 वोट के बराबर है। प्रश्न में पूछा ये गया है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए हैं। अगर हम यूनिट में देखें तो 50 यूनिट वोट किसको प्राप्त हुए हैं, जो व्यक्ति पहले स्थान पर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति विजेता है। और हमें यहाँ पर 50 यूनिट की वैल्यू ही ज्ञात करनी है और हमें ये पता लग जाएगा कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए हैं। तो 50 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हमें पता ही है कि 1 यूनिट बराबर किसके है, 250 के है। तो 50 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 1 यूनिट यानी कि 250 वोट, तो यहाँ पर हम 50 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,500 आ जाएगी। यानी कि जो विजेता व्यक्ति है उसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं, 12,500 वोट प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि कुल कितने मत डाले गए हैं, यानी कि जो 3 व्यक्ति है उनको कुल मिलाकर कितने मत डाले गए हैं, तो हमें यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होती। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते थे। और ऐसा भी पूछा जा सकता था कि यहाँ पर दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति आया है उसको कितने वोट मिले हैं, तो हमें 30 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होती। और ऐसा भी पूछा जा सकता था कि जो तीसरे स्थान पर व्यक्ति आया है उसको कितने वोट मिले हैं, तो हमें यहाँ पर 20 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होती। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, तो यहाँ पर हमें 50 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी थी और जो कि कितनी आई है, 12,500 आई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। 1 वर्ष बाद वह इसे 6,000 रुपये में बेच देता है। 1 वर्ष बाद वह फिर से उसी वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदता है और 12,000 रुपये में बेच देता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो एक वस्तु को खरीदता है और फिर उसको बेच देता है, फिर उस वस्तु को ही खरीदता है और फिर से बेच देता है, यानी कि 2 बार ये प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर हम ये तो पता लगा सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर एक ही वस्तु की बात हो रही है लेकिन ये प्रक्रिया तो 2 बार की जा रही है। आप ऐसा समझिए कि अगर पहली स्थिति को देखा जाए तो व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा है 5,000 रुपये में और बेचा कितने में है, 6,000 रुपये में। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हो कि व्यक्ति को जो लाभ है ना वो कितने का हुआ है, 1,000 रुपये का लाभ हुआ है। फिर आप देखिए कि जो दूसरी कंडीशन है उसके अनुसार व्यक्ति ने उसी वस्तु को खरीदा है, लेकिन आप ये भी ध्यान ना दीजिए कि वही वस्तु खरीदी गई है, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु खरीदी गई है और जिसका मूल्य कितना है, 10,000 रुपये है। और फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस वस्तु को बेच दिया कितने में, 12,000 में। तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हो कि व्यक्ति को जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 2,000 रुपये का हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर लाभ कितना हो रहा है, दोनों कंडीशन से देखा जाए तो 1,000 प्लस 2,000 कितना होगा, 3,000 रुपये होगा। 3,000 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर हम ऐसा देखें कि कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000। अगर हम 5,000 प्लस 10,000 करेंगे तो, और यहाँ पर कुल मिलाकर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 18,000, क्योंकि 6,000 प्लस 12,000 कितना होता है, 18,000। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो लाभ हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है, 3,000 का हो रहा है।
लेकिन हमें आंसर तो प्रतिशत में देना है, तो कैसे निकालेंगे? ये आपको पता है कि लाभ प्रतिशत का आंसर कैसे निकाला जाता है। हमें लिखना होता है लाभ और बट्टे में क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य को। तो कुल मिलाकर लाभ हमने लिखा है कि 3000 है, तो जो यहाँ पर कुल मिलाकर क्रय मूल्य है वही हमें बट्टे में लिखना होगा, जो कि कितना है, 15,000 रुपये है। तो बट्टे में हम 15,000 लिखेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगी और यहाँ पर 15 से अगर हम 300 को काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार और आंसर आ जाएगा यहाँ पर लाभ प्रतिशत का कितना, 20%। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12% की छूट पर एक वस्तु खरीदी। यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे वस्तु 2400 रुपये कम में मिलती। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य पूछा गया है प्रश्न में, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर वस्तु पर 12% की छूट दी जाती है और यहाँ पर कहा गया है कि 12% की छूट के स्थान पर अगर 24% की छूट दी जाए तो 2400 रुपये कम में वह वस्तु मिल जाती है। यानी कि यहाँ पर जो छूट में अंतर आ रहा है ना, इसके कारण यहाँ पर मूल्य में भी अंतर आ रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य अगर 100 यूनिट होता तो वस्तु पर अगर 12% की छूट दी जाती ना, तो वस्तु का मूल्य हो जाता 88 यूनिट। और अगर इसी वस्तु पर 24% की छूट दी जाए तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 76 यूनिट। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि अगर छूट में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु का जो मूल्य है ना, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि 12% की छूट पर तो यहाँ पर 88 यूनिट रुपए में वह वस्तु बेची गई है, लेकिन अगर 24% छूट दी जाती है तो उस वस्तु को कितने में बेचा गया है, 76 यूनिट में बेचा गया है। यानी कि छूट में अंतर है तो यहाँ पर मूल्य में भी अंतर आ रहा है और ये कितने का अंतर आ रहा है, 12 यूनिट का अंतर आ रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये अंतर किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 200 रुपये। अब प्रश्न में पूछा ये गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब आपको पता तो है कि अंकित मूल्य यहाँ पर हमने कितना माना है, 100 यूनिट माना है। तो यहाँ पर जब 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में हम गुणा कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू से, यानी कि 200 से। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को श्याम को 15% लाभ लेकर बेचता है और श्याम उसी वस्तु को मोहन को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि मोहन 322 रुपये का भुगतान करता है तो राम के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि 3 व्यक्ति है, एक राम है, दूसरा यहाँ पर श्याम है और तीसरा कौन है, मोहन। राम एक वस्तु को श्याम को बेचता है, लेकिन राम को लाभ कितना होता है, 15% का लाभ होता है। तो आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि राम ने एक वस्तु खरीदी है और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अब राम इस वस्तु को किसको बेचेगा, श्याम को बेचेगा और कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, 15% लाभ पर बेचेगा। अगर यहाँ पर राम इस वस्तु को बेचता है और राम को 15% लाभ होता है तो श्याम ने फिर इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, 115 रुपये में खरीदा होगा। राम ने 100 रुपये की वस्तु को 115 रुपये में बेचा है, किसको, श्याम को, और श्याम ने इस वस्तु को खरीद लिया है कितने में, 115 रुपये में। अगर 100 रुपये का यहाँ पर हमने क्रय मूल्य माना है राम के लिए, यानी कि राम ने जो वस्तु खरीदी है उस वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपये, तो श्याम के लिए उसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 115 रुपये होगा। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि जो यहाँ पर श्याम है वो आगे क्या करता है, उसी वस्तु को, यानी कि जो वस्तु श्याम ने राम से खरीदी है 115 में, अब इस वस्तु को श्याम क्या करता है, मोहन को बेच देता है, लेकिन 12% लाभ कमाता है। तो यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि मोहन ने श्याम से वस्तु खरीदी है, लेकिन कितने में खरीदी है। तो 115 रुपये में तो
श्याम ने ही खरीदी थी। अब श्याम जो है वो 12% लाभ पर मोहन को बेचेगा। तो यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि लाभ कितना होगा। तो इसके लिए हमें 115 का 12% निकालना होगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर लाभ कितना होगा। तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काट सकते हैं, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। 23 का गुणा 3 से होगा, तो यहाँ पर 69 और बट्टे में हम लिखेंगे 5। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 के पहाड़े से ही काटेंगे इस संख्या को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 13.8। आप ये आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो श्याम का लाभ है वो कितना आया है, 13.8 रुपये का आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाभ कितना होगा, 13.8 रुपये का। तो श्याम फिर 115 रुपये की जो वस्तु श्याम ने खरीदी है राम से, इस वस्तु को बेचेगा और लाभ कितना होना चाहिए, 13.8 का। तो फिर ये श्याम जो है वो मोहन को इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर हम लाभ को जोड़ देंगे यहाँ पर क्रय मूल्य में। तो यहाँ पर ये कितना है, 8 है। यहाँ पर तो आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। यानी कि मोहन जो है वो श्याम से वस्तु तो खरीदता है, लेकिन कितने में खरीदता है, 128.8 रुपये में खरीदता है। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि मोहन जो है वो 322 रुपये का भुगतान करता है, यानी कि मोहन ने इस वस्तु को 322 में खरीदा है। लेकिन यहाँ पर जो हमने राम के लिए क्रय मूल्य 100 रुपये माना था और उसके अनुसार यहाँ पर जो हमारा मोहन के लिए क्रय मूल्य आया है उस वस्तु का वो कितना आया है, 128.8 रुपये आया है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर है, 322 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो ज्ञात करनी होगी। 128.8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, यह है 322 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम अगर 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 322 और बट्टे में आएगा 128.8 रुपये। लेकिन प्रश्न में हमें ज्ञात ये करना है कि उस राम के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो राम के लिए यहाँ पर हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था, 100 यूनिट माना था। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। जबकि आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 322 बट्टे 128.8 रुपये के बराबर है। और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें राम के लिए। तो यहाँ पर हम 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे और 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे। यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 322 से यहाँ पर 1288 कटेगा, कितनी बार, 4 बार कटेगा। और 4 से हम काटेंगे यहाँ पर 1000 को, तो ये कटेगा 250 बार। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, राम के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 250 रुपये था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।